हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का अगला टॉपिक। तो आई होप दैट आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे गॉस लॉ। हमारा पिछला वीडियो फ्लक्स पे था और आपने फ्लक्स को देख लिया और गॉस लॉ की बात करेंगे आज हम। तो गॉस लॉ भी फ्लक्स से ही संबंधित है, पूरा फ्लक्स से रिलेटेड है गॉस लॉ। और गॉस लॉ में हम कुछ ऐसे नियम कानून को देखेंगे जिससे हमारे जो फ्लक्स निकालने का अंदाज है ना थोड़ा आसान हो जाएगा। बहुत आराम से हम फ्लक्स निकालेंगे, गुणा भाग बिल्कुल जीरो हो जाएगा और तुरंत हम अभी बता देंगे कितना होता है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंच सके। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट गॉस लॉ। आज की हमारी टॉपिक है गॉसेस लॉ। तो चूंकि ये लॉ है सो इसका आपको प्रूवेशन नहीं मिलने वाला। ओके, ये लॉ है, कई बातों को सोच करके लिखा गया है तो इसका प्रूवेशन नहीं मिलने वाला। हालांकि पिछले वाले वीडियो में हमने प्रूफ करा दिया है कि ऐसे ही होता है, क्योंकि आप जानते हो फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट। आप फ्लक्स के बारे में जानते हो कि एक कोई सरफेस होता है, एक कोई सरफेस हमारे पास था। इस सरफेस से मतलब कि हमने कहा इसका सरफेस का वेक्टर एरिया है, यही तो हमारा वेक्टर एरिया है स्टूडेंट, ये हमारा वेक्टर एरिया हो गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इधर ही होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होता तो हम कहते जो फ्लक्स गुजरने वाला है वह ई डॉट ए के बराबर नहीं, गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के और वेक्टर एरिया के गुणनफल के। यहाँ पे लिख दो आप। और सर आपने अभी कहा था कि इनके बीच का जो एंगल होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे एंगल कितना है जीरो, तो ई ए कॉस जीरो, ये आ जाएगा ई ए। ओके, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसे गुजर रहा हो, सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे गया हो, तब क्या करोगे, तो हमको उधर वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा नहीं। तो वैसे भी इनके बीच अगर एंगल थीटा है तो हम क्या बोलेंगे ई ए कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, फाई इज इक्वल टू जो होगा इनका इस सरफेस का जो फाई होगा वो क्या होगा ई ए और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा जो भी होगा। या तो कंपोनेंट निकाल लो, इसके सहायता से इसका कंपोनेंट कितना आएगा ई कॉस थीटा, दोनों का गुणनफल डॉट प्रोडक्ट के साथ नहीं, इसे हम कहते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए है, डी बार बार लिखा जा रहा है। डॉट मतलब क्या, उनके ई और ए के बीच का एंगल, वेक्टर एरिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने उस बार भी बहुत बार चिल्लाया था कि यह वेक्टर एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल है, सरफेस का नहीं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं सरफेस का एंगल टेकअप कर लेते हैं ना, सरफेस का एंगल नहीं टेकअप करना है आपको, खाली वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया क्या होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है उसका वाला डायरेक्शन और ई वाले का डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल होता है। तो आप इसे भली भांति परिचित हो कि फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स का फार्मूला भी आपको कवर हो गया। तो आते हैं गॉसियन लॉ पे। गॉसियन लॉ आपको सबसे पहला बात यही बता दें हम, गॉसियन लॉ काम करता है केवल क्लोज सरफेस पर। यह कहां वर्क करता है, यह वर्क करता है ओनली क्लोज्ड सरफेस। अब आप कहोगे सर क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, तो आपको हमने बताया ना जितने भी 3D वाले सरफेस होंगे, 3 डायमेंशन जिनका वॉल्यूम निकलता होगा वो सब क्लोज में आएंगे। जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन हो गया, ये सब हमारे क्लोज्ड सरफेस में आते हैं, वो भी 3D, मतलब कि 3D को ही कहा जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन है सर गॉस लॉ होता क्या है, आप ये बताओ। तो आपने फ्लक्स निकालने के तरीके तो देख लिए थे स्टूडेंट क्या होता है, चलो वहीं से हम गॉस लॉ को प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इसका बता दूं डिफिनीशन क्या होता है। हम कहेंगे किसी भी बंद इनक्लोज सरफेस, किसी भी बंद आकृति से
बनने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना। किसी भी क्लोज सरफेस से बनने वाला जो कुल फ्लक्स है ना, या उससे गुजरने वाला, क्लोज सरफेस से गुजरने वाला, यहां पे लिख सकते हो आप, गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर स्थित Q का 1/ε0 गुना होता है। मान लो आपके पास ये क्लोज सरफेस है, ओके। अब इसी पे हम आपको बताएंगे, हालांकि हमने इसको पिछले वाले लेक्चर में प्रूव भी कराया है, लिखा होगा थंबनेल पे, गॉस लॉ भी लिखा होगा वहां पे। अगर इसके अंदर मान लो Q चार्ज है स्टूडेंट, तो इसके सरफेस से आप जान रहे हो Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ से निकलेगा, है ना। तो इससे जो बनने वाला है, गुजरने वाला जो फ्लक्स है ना, फाई ई, वो होता है Q इनसाइड, जो होता है इनसाइड अपान ε0। ओके, यही हमारे गॉस साहब ने कहा था कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर उसका आपको निकालना है कि कितना फ्लक्स उसके सरफेस से गुजर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि उसके अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना, जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना, यही होता है इसके पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स। तो हमने क्या कहा, किसी भी बंद आकृति से की सतह से भी यहां कह सकते हो, किसी बंद आकृति की सतह से, ठीक है ना, जो मर्जी आप लिखो, समझ में आपको आना चाहिए, हम बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। तो अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो कि किसी भी बंद आकृति की सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसके अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे मेंटेन करो, नोट्स पे। तो आप कहोगे जो फ्लक्स होगा हमारा Q इनसाइड अपान ε0 होता है। इसका थोड़ा बड़ा प्रूफ दे लेते हैं स्टूडेंट, क्या होता है, ये कैसे हुआ। तो इनको इरेज करते हैं, इनको इरेज करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान होता है इसका प्रूवेशन, बहुत ही सिंपल। आप समझ भी गए होंगे पिछले लेक्चर में, हालांकि फिर से हम उसको बताने जा रहे हैं आपको ताकि वह रिकवर हो जाए हो। तो मान लो स्टूडेंट आपके पास एक स्फीयर है, ओके ओके, या मान लो आपके पास एक स्फीयर, ओके, स्फीयर मतलब गोला, नॉट सर्कल, स्फीयर, 3 डायमेंशन। तो हमने कहा यहां पे मान लो Q चार्ज यहां पे रखा हुआ है। अब इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर बनेगा, ऐसे प्लस का है ना, मान लो प्लस का है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर, और ये तो E का मान हो गया, E हो गया। अगर हम कहें कि इस टोटल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बताओ, टोटल फ्लक्स का मान बताओ, ठीक है। तो आप कहोगे सर अब इसको हम चलते हैं लेके पिछला वाला लेक्चर। मान लो छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, ये छोटा सा एरिया D, ठीक है ना। इसका भी आप जानते हो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर इनका डायरेक्शन होगा, यानी कि इन्हीं की दिशा में। क्यों, आप जब इनको पीछे मैच करोगे तो सेंटर से होके जाते हैं, ये भी हमारा थियरम है, ठीक है ना। ये हमारा थियरम है कि अगर इस सरफेस पर आप कोई भी आप मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हो तो जो पीछे में लाओगे तो जाके सेंटर पे मैच करता है वो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, मैंने कहा एक छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स भी गुजरेगा नहीं। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा, जो फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा, ये मान लो पहला वाला स्थान ले रहे हो, φ1 का मान अगर मैं कहूं तो आप कहोगे वेक्टर E डॉट वेक्टर ए, डी छोटा सा है ना, ये अभी छोटा सा, यहां भी डी लगा लो आप, पहला वाला, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कहोगे सर ये अभी सी डायरेक्शन में, अभी सी डायरेक्शन में है, तो डॉट हटेगा तो cos 0 लग जाएगा, यानी कि आप कहोगे सर E डॉट डी आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लो आपने यहां कंसीडर कर लिया, अगर यहां कंसीडर कर लोगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे, अरे भाई यहां से टोटल बाहर निकल ही रहा है वो,
अनंत तक जाता है, बार बार बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे एरिया इधर ही जाएगा। तो अगर मैं कहूं ये दूसरा वाला अगर प्लेस है तो d(φ2) भी उतना ही आएगा, वेक्टर ई, और इधर ही वेक्टर ई बनेगा, और वेक्टर ई, वेक्टर डी ए और cos 0। ये डी का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत छोटा सा फ्लक्स बन रहा है, और यहाँ भी बहुत छोटा, मतलब कि डी ए मतलब बहुत छोटा एरिया है, और फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, इसलिए वहां पे डी लगाते हैं। ये अभी cos 0 इसी प्रकार हो जाएगा ई डॉट डी, डॉट नहीं इंटू लगा दिया, डॉट तो खत्म कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार हर एक पॉइंट पर आएगा, इसी प्रकार बहुत लोग आएंगे, आप टोटल ऐड करोगे d(φ), 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 यानी कि आप छोटा छोटा सारा पॉइंट कंसीडर कर रही हो, सारा मान लिए हो, छोटा छोटा सब आ गया है, तो आप क्या कहोगे, टोटल फाई जोड़ने पर हो जाएगा, टोटल फाई टोटल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और इनको ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट कि मतलब इंटीग्रेशन ऑफ d(φ), मतलब कि 1 2 3 4 5 सबके लिए, मतलब ये कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे ना, यानी कि टोटल फाई दे देगा इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सभी का ई डी, यही ना आया सब लोग। अब यहाँ पे सब बराबर ही चुकी है तो कोई बात नहीं, और अब थीटा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे यही पाए कि आ गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, जो फाई टोटल है ना, आपने देखा ना कैलकुलेशन के हिसाब से हमने सबको ऐड किया, d(φ), 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 हर छोटे छोटे एलिमेंटों को ऐड किया तो टोटल सरफेस का फाई आ गया, और इधर वाला टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी, चूंकि अभी 0 पे है तो हमने सब डी पाया, हो सकता है 30 पर कहीं हो, कहीं कुछ और हो, तो आगे ला पड़ेंगे अभी। यहाँ पे लगा सकते हो असली फार्मूले में, फाई जो टोटल होगा ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए कॉस थीटा। अब हालांकि 0 है सब जगह तो वहां पे 0 रखो, एक ही आएगा, और ये चूंकि क्लोज सरफेस पे लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या लगाते हो, यहाँ पे गोल ही बना देते हो कि ये क्लोज सरफेस का होता है, ठीक है। तो यह बात आपकी समझ में आ गई ना, यह क्लोज सरफेस हो गया, यहाँ भी क्लोज लगा सकते हो, ये अभी फार्मूला एप्लीकेबल है, अभी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। आप जान रहे हो कि 0 पे सारा काम हो रहा है तो ये अभी एप्लीकेबल ही है, तो दोनों फार्मूले सही है, ठीक है ना। अब थीटा का वैल्यू जो होगा, लेकिन ये तो हो गया पिछला वाला केसेस हमारा, इन वाले से हमने क्या देखा कि हमारा यही वाला आ रहा है, थीटा तो हमने अपने आप से लगाया, थीटा चेंज हो तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी गॉस साहब यही कहे, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, चलिए इनको इरेज करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हो गया फाई टोटल इज इक्वल टू, मान लो इनका जो रेडियस हो आर है, ठीक है, तो बताओ यहां से यहां पर इस वाले पॉइंट से इतनी दूरी पर बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो कहोगे सर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनका चार्ज Q है, दूरी 20 का r स्क्वायर है, यही तो होगा ना, यही होगा सर। तो आप ये अभी देख लो यहाँ पे, क्योंकि यह एक हमारा एक समान सरफेस वाला हमने उठाया है स्फीयर, तो E का मान हर जगह कांस्टेंट होगा, E का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, E कहोगे सर बाहर आ जाएगा, नहीं, और यहाँ पे क्या बचा, DA बचा, और DA मतलब यहाँ पे कैलकुलस भी लगा है, यानी कि इंटीग्रेशन लगा है, तो आप कह सकते हो DA छोटा छोटा सारा एरिया जोड़ लोगे तो टोटल सरफेस का एरिया आ जाएगा, नहीं, तो आप कहोगे सर वेक्टर E और टोटल सरफेस का एरिया कितना, स्फीयर का कितना होता है, कहोगे सर 4 पाई r का स्क्वायर, और E का मान बताएंगे आप स्टूडेंट, E का मान यहां से टेकअप कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई r का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई 4 पाई r का स्क्वायर, ये इनसे कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई, तो आप देखे ना Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फाई टोटल सरफेस से आया ना वह Q इनसाइड वाला है अपान एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम कहते हैं फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इज इक्वल टू Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहीं से होकर आया ही है,
ये यहीं से होकर आया है, फ्लक्स वाले फार्मूले से होकर आया है। बशर्ते इसी को हमारे गॉस साहब ने क्या कह दिया, इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों बार बार करते हो, एक छोटा सा फार्मूला रखो, ऑटोमेटिक आंसर पा जाओगे, जो होगा वो मिल जाएगा। तो आप इसको मेंटेन करो। इसको प्रूवेशन तो आपको समझ में आ ही रहा है, इतना आसान प्रूवेशन इनका है। अब हालांकि एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, कोई प्रूवेशन नहीं है, यह भी जान लो आप, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसी के बेस पे हमने यह निकाला है। तो प्रूव करने के लिए आप ये बता सकते हो कि हाँ ऐसे ही होता है। तो आपने इस फार्मूले को नोट कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हवाला इन्हीं से होकर के आया है। ये हवाला हमारा एक लेंथी मेथड है और ये उसी से होकर के छोटा सा मेथड है। आप किसी भी सरफेस का, यानी कि जो कि 3D हो, 3D कोई भी हमारे पास शेप हो, उसके सरफेस का हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स की जो कोई भी क्लोज सरफेस है, मतलब कि अभी स्फीयर लेके चला गया, फाई टोटल हमेशा क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसको मेंटेन करोगे, ठीक है ना। ये प्रोविजन आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं रखता है। आप ये जान लो कि इंपॉर्टेंट एक गॉसियन का लॉ यही है, गॉस साहब का हमारे लॉ है। ओके, तो इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। आप अपने माइंड में इसको सेट करिए। अब बात आई कि आप जरूर वीडियो को पुश करिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, आप जरूर प्रूव करिएगा यहाँ पे इस बात को, ठीक है ना। तो आपको तो समझ में आ गया, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो भी ऐसा बताया था, आपको सेम ही बताया भी था, आप वहां पे जाके देख सकते हो, बेहद विस्तार से बताया गया है। चलिए आप आइए यहाँ पे। अब हम आपको ये बता दें, आप एक टॉपिक नोट कर सकते हो कि मतलब कि बंद सरफेस कोई है, बंद आकृति कोई है, 3D कोई शेप है, उसके अंदर Q चार्ज रखा है, तो उससे निकलने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि Q चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी 3D सरफेस से। अब हम आपको बता दें, यहाँ पे 3D सरफेस में कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे भी हो सकता है। देखो जरा, यह क्यूब है ना, आप देख सकते हो, क्यूब है या क्यूबाइड हो, या फिर ये देख लो आप, ये सिलेंडर है, यह भी 3D है, ठीक है ना। या फिर आप देख लो ये कोन है, कुछ भी हो, इसके अंदर अगर Q चार्ज है, अगर Q चार्ज है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही। सबके लिए, कोई भी क्लोज सरफेस हो स्टूडेंट, कोई भी क्लोज सरफेस हो, सबके लिए जो गुजरने वाला फ्लक्स है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये तो हो गया एयर वैक्यूम के लिए। कोई मीडियम हो तब क्या करेंगे, तो मीडियम के लिए के वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या, ये मीडियम के लिए है। हालांकि एयर या आर फिर वैक्यूम में के का मान 1 होता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मीडियम आ जाएगा तो के का मान रख लेंगे। तो आपने समझ लिया ना, कोई भी क्लोज सरफेस होगा, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना, उसके अंदर जो भी चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एक गॉस का थ्योरम हमारे। तो अब थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। आप ये समझ गए ना, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है। यहां पे लिख सकते हो आप, एनी क्लोज्ड सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। और ये अप्लीकेबल है केवल क्लोज के लिए, ओपन के लिए मत लगाना कभी भी, ये केवल क्लोज के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से देख पा रहे हो वीडियो को, देखिए जरा क्या देख रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छा देख पा रहे हो। आप स्टूडेंट या नोट कर लो कि शेप एंड सरफेस, मतलब चाहे आकार चाहे सरफेस क्लोज होना चाहिए, मतलब कि डू नॉट इफेक्ट, प्रभावित नहीं करते हैं टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। क्लोज सरफेस, यहां पे लिखिएगा फॉर क्लोज्ड सरफेस, यानी कि उसका शेप और सरफेस क्या है, ये हमारे फ्लक्स को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और हम जो भी आपको बातें बता रहे हैं इंपॉर्टेंट में, वो आप जरूर नोट करिएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, एज और बीस।
आप कैसे भी नोट करो लेकिन जरूर करते रहो, ठीक है ना। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताओ, अच्छे समझ में आया तब भी कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, ताकि हमको पता चले हाँ हमारे स्टूडेंट कुछ मतलब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस देख के खत्म कर दिया, पता नहीं चलता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। करना चाहिए ना, बस देख के रख दिया हो गया ऐसे, पता नहीं कितना देखा, लास्ट वीडियो कोई देखता नहीं, कोई देखते नहीं हो तुम लोग, क्यों? बस थोड़ा सा देख लिया हो गया, कोरम पूरा हो गया ना। ना, कोरम नहीं पूरा करते। आपको समझ में ना आए तो बोलो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। इस संसार में यही एक ऐसा चीज है जो तुम्हारे केवल काम आ सकता है, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो इसके साथ कोई लापरवाही आप ना बरतो, तभी बेहतर है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। जैसे हमने कह दिया कि अभी हमने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है ना। यहाँ पे फाई क्या है, मतलब कि क्लोज सरफेस के लिए, किसके लिए है, क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है। और ये क्या है, अंदर का चार्ज है, अंदर का चार्ज है। और ये क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू आपको 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 ऐसे कुछ होता है, आप देख लीजिएगा। तो आपने देखा ना। सेकेंड नंबर फैक्ट इसका देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। सेकेंड नंबर फैक्ट यही कहता है, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, यह भी तो क्लोज सरफेस है, नहीं यह भी तो क्लोज सरफेस है। अगर हमने कहा कि इसके बाहर कोई चार्ज हमने क्यों रखा है, अगर हमने कहा इसके बाहर कोई चार्ज, आउटसाइड का चार्ज है, तो आप बताओ नेट फ्लक्स ऑन सरफेस, इसके सरफेस में बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ऐसे निकलेगा, जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा जरूर। हालांकि हमको सरफेस से मतलब है, तो नेट फ्लक्स ऑन सरफेस, तो हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड ऑन एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड में तो कुछ है ही नहीं, वो तो आउटसाइड में रखा है। तो यहां पे जो फाई ई का मान होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, सही है ना। इसका प्रूफ भी देख सकते हो स्टूडेंट आप। देखो मान लो ये ऐसे गुजरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और यहां से एक के लिए मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा एरिया आप कंसीडर कर लो, इसका वेक्टर एरिया आप जानते हो कि 3D के लिए जो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। तो इसका हो जाएगा DA हो जाएगा, इनका D छोटा सा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं यह फाई 1 है, फाई 2 है, हालांकि एक ही किरण के लिए हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रिक लाइन के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी देखिए तो अभी आप कहोगे तो फाई 1 का मान कितना आएगा, EDA cos, अब इनके बीच एंगल 180, तो कहोगे सर माइनस EDA आएगा, ठीक है ना। और मैं पूछूं फाई 2 का मान बताओ, तो EDA यहां पे इनके बीच एंगल cos 0 डिग्री, तो कहोगे सर EDA आएगा। अब इनको जब टोटल निकालोगे तो ऐड कर दोगे, 0 नहीं हो जाएगा। ऐसे हर एक इलेक्ट्रिक लाइन के लिए जो होगा ना, फील्ड लाइन सबके लिए 0 हो जाएगा। यहां से गुजरा तो यहां वाला ले लेंगे तब 0 हो जाएगा, यहां से गुजरा यहां वाला ले तब 0 हो जाएगा। तो टोटल इसीलिए हम क्या बोले कि आउटसाइड में अगर है तो आप सीधे बोलोगे जो इसे मतलब कि जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। आप ऐसे ही मान सकते हो कि जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो आपने इसको भी देखा। तो देखते हैं अगला फैक्ट। तो आप समझ पा रहे हो ना कि बाहर रहेगा तो कोई फ्लक्स नहीं बनने वाला हमारे 3D सरफेस पर। आगे चलते हैं थोड़ा। तो आगे आप देख सकते हो हमारा स्टूडेंट तीसरा फैक्ट जो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि ये मान लो कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। 3D क्लोज मतलब 3D होता है। मान लो यहाँ पे आपके पास चार्ज है, यहाँ पे मान लो QA है, यहाँ पे चार्ज QB है, यहाँ पे चार्ज QC है, यहाँ पे चार्ज QD है। तो हम कहें कि ड्यू टू QA QB QC QD, अब बताओ कि इसके सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा या गुजरेगा।
नहीं। तो आप क्या करोगे, आपने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होगा टोटल अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज। अब अंदर बच्चों यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, यानी कि Q इनसाइड हम पढ़े हैं Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, आउटसाइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पीछे हमने देखा कि आउटसाइड की वजह से जीरो होता है। तो हम कहेंगे Q इनसाइड कितना है, QA प्लस QB प्लस QC अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे QA QB QC टोटल यही तो है। अब यहाँ पे मान लो अगर माइनस हो तो चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा, चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या हमने यहाँ पे दिखाया कि आपका मतलब केवल और केवल किन से है, केवल इनसाइड वाले चार्ज से, नॉट आउटसाइड। हमको आउटसाइड में प्रवेश करना ही नहीं है, हमको केवल इनसाइड को देखना है। तो बताओ क्या कहते हैं, वो प्रॉब्लम है नहीं ना। मान लो अगर हमने यहां से एक सवाल कर दिया, फैक्ट चौथा बना देते हैं कि अब कोई क्लोज सरफेस है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक डाइपोल रखा है, डाइपोल, डाइपोल मतलब जानते हो ना, या माइनस क्यू या प्लस क्यू। अब बताओ जरा, अब बताओ कितना फ्लक्स होगा इनकी वजह से। तो आप जोड़ोगे तो डाइपोल हमेशा जीरो आएगा ना। तो डाइपोल की वजह से जो पृष्ठ की सतह पर बनने वाला सरफेस होता है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स होता है ना, हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। आप ये अभी नोट कर लीजिएगा, डाइपोल की वजह से जो मतलब कि बनने वाला फ्लक्स होता है सरफेस पर, वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। बिकॉज जो इनका योगफल टोटल हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, अंदर चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अंदर चार्ज है ही नहीं, क्योंकि आप कहोगे सर माइनस प्लस क्यू जब करोगे जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जब अपन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो जीरो होना है। ओके, तो आपने अभी अच्छे से देखा। तो ये दो चार फैक्ट हमारे पास थे। अब हम चलते हैं इसके आगे कि कहाँ कहाँ हमारा एक गॉसियन लॉ आराम से लग जाता है, कहाँ कहाँ कठिनाई होती है। तो इसको इरेज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए कुछ नोट यहाँ पे लिख दिए हैं वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में, आप इनको समझने का प्रयास करिए, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अभी आप पहले ये जान लीजिए, आपके पास अगर कोई सिमेट्रिक सरफेस है, ठीक है, सिमेट्रिक मतलब एक समान टेढ़ा मेढ़ाना हो, ऐसे मान लो स्टूडेंट, ये मान लो ये तुम्हारे पास कोई एक सिलेंडर, ठीक है ना, यहां पे अंदर क्यू चार्ज रखा है, ओके, समझ रहे हो ना। तो अंदर सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है। तो अगर मैं कहूं कि इसका मैं अगर आधा पार्ट ले लूं, केवल आधा पार्ट, ठीक है, आधा पार्ट अगर टोटल था तो बताओ कि फ्लक्स कितना गुजर रहा था। तो कहोगे सर क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा जब आधा ले लिया तब, तो आप कहोगे सर जो ए हो जाएगा ना, ये इनका आधा हो जाएगा, क्यू इनसाइड का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इनका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप समझिएगा। मान लो आपके पास कोई स्फीयर ही हो, स्फीयर है हमारे पास, और इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो कितना बनेगा फ्लक्स। तो कहोगे सर जो फ्लक्स बनेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बनेगा। मैंने कहा केवल आधा गोला ले लो, आधा गोला केवल, तब कितना बनेगा, तो 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्यू इनसाइड वाला है, यहीं पे रखा था, ठीक है। तो आधा होता है। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। और आपको बता दें, हालांकि एक बात आप जरूर नोट करिएगा, ये तो समझ गया ना, इसको लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में कि किसी भी सममित पृष्ठ के लिए, लिखो, किसी भी सममित पृष्ठ के लिए गॉसियन के प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स बनता है यदि उसी पृष्ठ का आधा भाग लिया जाए तो फ्लक्स का मान भी आधा हो जाता है, तो फ्लक्स का मान भी आधा हो जाता है, ठीक है। चलो अभी देखो गॉसियन। अब एक बात जान लो बेटा, हमने आपको बताना भूल गए कि ये जो सरफेस था ना, इसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। जो भी 3D सरफेस है जिन पे गॉस का थ्योरम आप लगाते हो, ठीक है ना, उसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। जिसपे आप गॉस का लॉ लगा सकते हो जिन पृष्ठों पर, उसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा,
इनके गाउसियन का जो लॉ है हर जगह अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल हर जगह है, ठीक है ना। आप कहीं भी लगा सकते हो, अप्लीकेबल, अप्लीकेबल ऑल प्लेसेस, ऑल हर जगह है, अप्लीकेबल हर जगह है, बट यूजफुल हर जगह नहीं है। यही बताता है कि यह नियम तो हर जगह अप्लाई हो सकता है, कोई भी बंद पृष्ठ हो सब जगह अप्लाई हो सकता है, सब सही है, लेकिन कैलकुलेशन हर बार आसान नहीं होगा। अगर कोई भी पृष्ठ ले लिए ना तो कैलकुलेशन हर बार आसान नहीं होगा, हमको पिछला वाला लेके चलना पड़ेगा, फाई ई इज इक्वल टू ए वाला फार्मूला, ठीक है ना। गाउसियन तो केवल सिमेट्रिक के लिए बहुत आसान है, सिमेट्रिक के लिए। तो चलिए हम समझने का अब एक बार प्रयास करते हैं कि सर अप्लीकेबल तो हर जगह है लेकिन यूजफुल क्यों नहीं हर जगह है। अब ये भी हमने आपको बताया ना, यूजफुल मतलब कि हर जगह लगाओगे तो बड़ा लंबा लफड़ा हो जाता है कभी कभी। मतलब कि अब इसको जानने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, इन वाले पर आते हैं। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ के आवेश का वितरण सतत होना चाहिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिमेट्री सरफेस होना चाहिए, सिमेट्री सरफेस। सिमेट्री सरफेस अगर हुआ तो कैलकुलेशन बहुत आराम से हो जाता है। सिमेट्री का मतलब क्या, इस टाइप का, ये हो गया मान लो स्फीयर हो गया, ये मान लो क्यूब हो गया, ये सिमेट्रिक टाइप के सरफेस हैं, यानी कि इनका सरफेस हर जगह समान होता है। ऐसे इन टाइप पे बहुत आसानी से एप्लीकेबल है, बहुत आसानी से लग जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर समान होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। गाउसियन पृष्ठ है, इस पर हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है थीटा शुड नॉट बी चेंज कंटिन्यूअसली। कोण का मान ई और ए के बीच का जो कोण है ना, उनके बीच का मान हर जगह ना बदले, यानी कि यहाँ पे 60 यहाँ पे 30 ना हो। अगर 30-30 हो तो हर जगह 30-30 ही हो, अगर 60-60 हो तो हर जगह 60-60 ही हो। ओके, 90-90 हो तो हर जगह 90-90 ही हो। तब ये मतलब कि अप्लीकेबल है, बहुत आराम से कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन लंबा जाएगा। यू कैन चूज एनी शेप और साइज, आप चुन सकते हो किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, हर गाउसियन सरफेस, किसी भी गाउसियन सरफेस के लिए आप कोई भी शेप हो चुन लो, कोई भी आकार हो, कोई भी आकृति हो चुन सकते हो, कोई भी पृष्ठ चुन सकते हो, बट लेकिन दैट सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे आपको मैं एक बात बता दूं फिर से ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने क्या कहा, अप्लीकेबल हर जगह, कोई पृष्ठ हो हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह लगाओ, कोई पृष्ठ हो हर जगह लगाओ। लेकिन कहीं कहीं जब ऐसा पृष्ठ मिल जाए जहां पे ई का मान हर जगह कंटिन्यूअस ना हो, हर जगह मतलब ये इक्वल ना हो, तब ये थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। तब हम इसको इस पर करना ना, इनके नियम पर करना, क्यू अपान एस नॉट पर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इनका यूज करते हैं। तो यही है कि हर जगह अप्लीकेबल सबके लिए सही है, लेकिन हम हर जगह उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये जो बातें मैंने बताई आप जरूर नोट करिएगा। इसको क्या बताइए, सिमेट्रिक सरफेस होना चाहिए, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, नहीं कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर समान होना चाहिए। थीटा शुड नॉट बी चेंज कंटिन्यूअसली, थीटा का मान चेंज ना हो। यू कैन चूज, आप कोई भी चुन सकते हो उस पृष्ठ, ठीक है ना, लेकिन वो सिमेट्रिक हो, तभी एप्लीकेबल ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो हम आराम से लगा सकते हैं फार्मूले को, नहीं तो थोड़ा कठिनाई होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस गाउसियन के बारे में बहुत अच्छे समझा होगा। और एक बात आपको लास्ट में बताते चले कि जैसे हमने कहा था ना, ये मान लो आपके पास ए स्टूडेंट है, कोई सिलेंडर है, यहाँ पे चार्ज रखा है, चार्ज यहाँ पे रखा है। अब पूछ रहा है बताओ कि टोटल फाई ई का मान बताओ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रखा है, अंदर नहीं है, बाहर है, इस वाले सरफेस पर ही रखा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये मान लो एल लंबाई का है तो इसके ऊपर भी हमको उतना मान लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अभी बाद में आधा कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा मान, अब ये बन गया क्या, अब गाउसियन सरफेस बन गया। गाउसियन क्यों बन गया, अंदर चार्ज रखा है, आराम से काम कर लेंगे। अब चालू करने के बाद लास्ट में आधा कर देंगे, दूसरी बात है। लेकिन सरफेस पर था तो हम काम नहीं कर पाते, तो हमने इसको डाट 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 करके बना लिया, पूरा
पूरा बना लिया, बड़े आराम से निकाल लेंगे इनका, ठीक है ना। गाउसियन बनाना जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन लगाओ तो सबसे पहले आप उसको पृष्ठ को गाउसियन बनाओ। गाउसियन मतलब क्या, अगर आधा है तो पूरा करो, इसीलिए हम कहें कि सिमेट्री अगर होगा ना तो बड़े आराम से लगा लोगे। सिमेट्री मतलब क्या, अगर मान लो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता तब क्या करते, यहाँ पे रखता तो तब बना पाते, बड़ी मुश्किल हो जाता ना। तो यही सिमेट्री का कमाल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद में आया होगा। अब इसके बाद हम अगला लेक्चर लेके आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल सारे होंगे। आप गाउसियन के लॉ पर सारे न्यूमेरिकल लगाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब इनका सारे नियम यही है, छोटा सा साइलेंट नाउन, ये तो जो मैंने बताया कहानी बताया ना आपको लंबा चौड़ा, तो आप इसको केवल मेंटेन करिए अपने आप में, और हर बात ये जानिए कहाँ कहाँ बड़े आराम से लग जाएगा, कहाँ कहाँ कठिनाई होगी। तो अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।